नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं आदि अचिंत जी। आदि जी, बहुत नमस्कार, स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार, तो प्रणाम। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर हैं। यूएई का संक्षिप्त दौरा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दौरा, फिर नीदरलैंड में, और वहाँ जो इंडियन कम्युनिटी है उसमें जो वहाँ उपस्थिति थी, जो भाव था कुल मिलाकर के लोगों का, और झालमुड़ी का जिक्र किया तो जिस तरीके से वहां पर आवाजें निकलनी शुरू हुई, यानी बंगाल की जीत का डंका नीदरलैंड में भी बज रहा है इंडियन कम्युनिटी के बीच में। तो अब तक जो इन दो देशों की यात्रा है, इसका हासिल क्या है और इसकी रिलीवेंसी क्या है? और ऐसे समय जब खाड़ी में, हालांकि संघर्ष विराम चल रहा है, युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन ऐसे माहौल में यूएई की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है? सर देखिए यूएई एक अगर आप देखें एक ऐसी जगह पे खड़ा है क्योंकि जहाँ पर यूएई को एक अपना वर्चस्व खुद बनाना है। एंड जो वर्चस्व की बात अगर आप करें तो यूएई का वर्चस्व क्या है सर? यूएई का वर्चस्व था एक फाइनेंशियल कैपिटल बन के वो बाहर उभरा। उसके बाद वो उभरा एक तेल का तो उसका था ही बिज़नेस और उसका गोल्ड का एक बड़ा बिज़नेस था। तेल में देखें तो तेल में यूएई पार्ट था ओपेक का। ओपेक में होता क्या था सर, रेगुलेशन की जाती थी। रेगुलेशन का मतलब कि आप इतना तेल बनाएँगे, इतना बेचेंगे और इस रेट पे बेचेंगे। तो उसके अंदर क्या होता था, इनकी ह हथकड़ियाँ बंधी होती थी। अब ओपेक में बैठता था ईरान भी। यूएई के ईरान के बीच में तो धक्के चल रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ऑयल प्रोडक्शन के मामले में यूएई को ईरान की भी बातें सुननी पड़ती थी। तो यूएई ने बोला यार बस बहुत हो गया, हम इसका पार्ट नहीं रहेंगे। और वैसे भी अगर आप दुनिया में देखें सर, कि जब से ये पश्चिमी एशिया के अंदर युद्ध शुरू हुआ है, सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है सर? दुनिया में जो तेल के जो जगह थी जहाँ से आप खरीद सकते थे, वो बदलने शुरू हो गए। अफ्रीका आया, दक्षिण अमेरिका आ गया, रशिया आ गया, अमेरिका, कनाडा ये सब जगह से आना शुरू हो गया। और जो एक पश्चिमी एशिया के ये जो गल्फ के कंट्रीज़ थे, जो देश थे, इनका जो एक ज़बरदस्त सा पकड़ के रखा हुआ था इन लोगों ने, एक वो जिसको कार्टेल बोलते थे, ऑयल कार्टेल बोलते थे, वो टूटना शुरू हो गया। इससे होता क्या है सर कि जो इनके पास एक मोनोपोली थी, पूरी-पूरी मोनोपोली लेके बैठे हुए थे और ये डिसाइड करते थे कितना तेल जाएगा, कितना नहीं जाएगा और प्राइसेज़ ऊपर-नीचे जाती थी। यूएई को एक चीज़ समझ में आई कि यार अगले 10-15 साल में वैसे भी तेल की डिमांड जो है कम होनी शुरू हो जाएगी। लोग ईवी बना रहे हैं, हाइड्रोजन बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अगर ये बात है, तो मेरे पास सिर्फ 10-15 साल हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। अब उस 10-15 साल में भी मैं इन बेवकूफ़ की बात सुनूँ जो कोई बोलता है नहीं-नहीं यार इसको कम करो, उसको ज़्यादा करो, इसको कम करो, उसको ज़्यादा करो। ये सब चीज़ें तो कोई भी नहीं सहेगा, वो बोलेगा कि यार मैं क्यों करूँ? ठीक है? तो उसने ओपेक छोड़ दिया। अब ओपेक छोड़ने के बाद उसको चक्कर क्या है, उसने अगर आप देखें मोदी साहब के आने से 1 दिन पहले शेख ज़ायद ने एक अनाउंसमेंट करी कि फुजैरा की एक पाइपलाइन है, जो ओमान के कोस्ट में आती है ईस्टर्न साइड पे। स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ को पूरी तरह से बायपास करती है वो। तो अभी भी जी। वहाँ से थोड़ा बहुत तेल आ रहा था। उन्होंने बोला कि साहब हम और एक और वहाँ पर पाइपलाइन बनाएँगे और ये पाइपलाइन 2027 तक खड़ी हो जाएगी। इसके अंदर तेल भी आएगा, गैस भी आएगा। भारत को चाहिए तेल और गैस। तो एक सप्लायर खड़ा है, आपका दोस्त है, आपका मतलब आपका ट्रस्टेड पार्टनर है और एक आप खड़े हो जिसके पास डिमांड है। तो ये दोनों बीच में मिल जाते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म गैस और पेट्रोलियम डील साइन हुई है वहाँ पर। इसके बाद $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और ये सब चीज़ें तो ख़ैर 5 बिलियन ज़्यादा कुछ नहीं है। बट अगर आप देखें इसको, उसके बाद जो मेन एग्रीमेंट साइन हुआ कि यूएई अपना रिज़र्व भारत में रखेगा। ये पहले भी था यहाँ पर। अब वो उसको एक्सपैंड कर रहा है, 30 मिलियन बैरल यहाँ पर रखेगा। 30 मिलियन अगर आप देखें सर करीब-करीब 8 से 9 दिन का कंज़म्पशन है भारत का। उसके अंदर पहला राइट हमारे पास है और यूएई यहाँ पर रखने के लिए हमको पैसे भी देगा।
बनवाएगा भी और पैसे भी देगा। अब ये जो पाइपलाइन है, इसकी कंपनी है ADNOC। ये ऑलरेडी इधर पे आके यहाँ पर भारत में इनकी कुछ ट्रेनिंग और सामान इकट्ठा और ये सब चीजें इनका यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो ये कोई ओवरनाइट वाली गेम नहीं है सर। ये अगर आपको याद होगा, इस युद्ध शुरू होने से पहले MBZ यहाँ पर 1 घंटा 27 मिनट के लिए आए थे। ये तब से चल रहा है। अब गेम फाइनलाइज हो रही है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज का गेम है, ये तो चल ही रहा है जो भी चल रहा है। कभी ईरान कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। एंड यहाँ तक कि चाइना का जो एक यहाँ पर होल्ड था, चाइना यहाँ से तेल ले रहा था, अमेरिका ने वो भी तोड़-ताड़ दिया उसको। अब चाइना भी उसको बोल रहा है ईरान को कि भाई खोल यार, क्या कर रहा है? बट ईरान मानता नहीं है। अब कल को आज खोल दे ईरान, परसों फिर बंद कर दे। तो उसका एक बाईपास निकालना है आपको। तो उस बाईपास के चलते-चलते आपको दिखता है कि मोदी साहब का जो UAE का विजिट था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। जिसमें आपके पास करीब-करीब 1 डेढ़ मिलियन बैरल दिन का गारंटीड सप्लाई यहाँ से आएगा। तो अगर आप देखें, इस समय पर आप तेल तो बहुत जगह से ले रहे हो, 2.5 मिलियन बैरल आप रशिया से ले रहे हो, उसके बाद आप वेनेजुएला से ले रहे हो, ब्राज़ील से ले रहे हो, साउथ अमेरिका से ले रहे हो, अफ्रीका से ले रहे हो, अंगोला, नाइजीरिया। आपको लॉन्ग टर्म डील चाहिए किसी से अच्छे प्राइस में, भैया लॉन्ग टर्म डील हो जाए। इतना स्टैंडर्ड डिस्काउंट होता है, उसके अंदर ये सब चीजें रहती हैं, और UAE को एक आउटलेट चाहिए कि साहब अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूं कि एक नई पाइपलाइन बनाऊंगा, तो यार मोदी जी खरीद लो ना, बढ़िया। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, रास्ते सामने सामने आए हैं, और उसके तहत एक्सक्यूज मी, जो अग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसे आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि ये कोई माफ करिए, तो ये कोई जी, जी। ओवरनाइट चीज नहीं, ये बहुत टाइम से प्लान्ड है, और इसके पीछे काफी थॉट प्रोसेस है। यहां पर आता है सोने का खेल। UAE एक ऐसी जगह है सर, 25% दुनिया का सोना यहां से जाता है। 25%। आपको सोना चाहिए, आज तो मोदी जी ने बोला है थोड़ा कम कर दो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है वो कम हो जाएगी। सही है। तो यहां से वो भी आएगा, और एक आपको वहां पर होल्ड मिल रहा है। प्लस ईरान के गेम के बाद यहां पर एक आर्किटेक्चर बन रहा है, डिफरेंट आर्किटेक्चर, जहां पर आप देखेंगे इजराइल, UAE और भारत के बीच में जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं, वो और डीपन होंगे, और ज्यादा तीव्र होंगे। इसको कनेक्ट करिए, अभी जो अदानी साहब बात कर रहे हैं ग्रीस में अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो आपको दिखता है आईमैक कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। सही है। तो ये बड़ा एक प्रीलिम है एक बड़े गेम के लिए, जहां पर एक जो बेसलाइन एग्रीमेंट्स करे जा रहे हैं, एक ट्रस्ट बनाया जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि एक पूरा सेटअप किया जा रहा है कि आगे जाके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए जहां पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। दो लीडर्स बैठ के पूरा सेट, और यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है सर हमारे लिए, डिफेंस में, बिल्कुल। ट्रेड में। जब अमेरिका के सैंक्शंस हमारे पे लगे थे, UAE ने कोई 8-10 बिलियन डॉलर का सामान हमसे लेके वहां पर रीसेटिंग करके अमेरिका को बेचा था। तो वो भी एक अलग गेम है। तो ये पूरा एक एक बड़ा डिफरेंशियल गेम है, जहां पर UAE अपने आप खड़ा होना चाहता है, और आप उसकी मदद कर रहे हैं सर। एक ये शिप रिपेयर क्लस्टर, जी, और इसके अलावा जैसा आपने कहा है रक्षा सहयोग, उन्नत तकनीक, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, इन ये पर तो भी सर, समझौते हुए। हाँ ये तो सॉलिड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शिप रिपेयर का, टैंकर्स और शिप का सर। क्योंकि अगर आपको तेल लेना है तो आपको टैंकर चाहिए होते हैं,
तो अब यहाँ पर व्लादिनार जो पोर्ट है वहां पर यूएई इन्वेस्टमेंट करेगा कि भाई टैंकर शैंकर्स हों अपने, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। इसके साथ साथ आपको दिखेगा एक इंश्योरेंस एग्रीमेंट भी, कि हम किसी और पे इंश्योरेंस के लिए डिपेंडेंट ना हो। तो अगर भारत और यूएई के बीच में कुछ चल रहा है, वो भारत और यूएई के बीच में रहेगा। इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है सर? दिरहम और रुपी के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, तो वो जो पेमेंट सिस्टम है वो भी आपका सेट है। तो एक बोलते हैं ना, ये दोनों देश एक आत्मनिर्भर सप्लाई चेन बना रहे हैं, जिसके अंदर कोई तीसरा आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता। यूएई को भी डर है बीच में, यार अमेरिका घुसेगा, ये घुसेगा, वो घुसेगा, बकवास करेगा। आपको भी वही है कि यार ये लोग कभी इंश्योरेंस बंद करते हैं, कभी ये करते हैं। तो कोई अगर वो भी एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप एक कमिटमेंट कर रहे हो लेने की, तो दोनों रास्ते बीच में घुसते हैं। और उसके लिए जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपने बोला शिप रिपेयर, साइबर, डिफेंस, ये सब चीजों पे, उसमें आपको दिखेगा साइडलाइन एग्रीमेंट्स होते हैं। तो सेंटर पॉइंट आपका ये है कि तेल लेना है और एनर्जी लेना है और एलपीजी लेना है, उसके लिए जो जो एग्रीमेंट चाहिए वो भी साथ में करे गए हैं। बिल्कुल, पूरी तैयारी के साथ। नीदरलैंड की यात्रा के समय कुल मिलाकर के 17 समझौते हुए हैं। इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स समझौता भी शामिल है। बाकी तो कुछ वहां से हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो वापस आई हैं, आ रही हैं। शिक्षा, शैक्षणिक, जल प्रबंधन, समुद्री विरासत, सीमा शुल्क। लेकिन ये सेमीकंडक्टर वाला मुझे लगता है आदि जी बहुत महत्वपूर्ण है उस लिहाज से, क्योंकि हमने इस क्षेत्र में बहुत मजबूत कदम आगे बढ़ा दिए हैं। जी, देखिए सर, सेमीकंडक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी मशीन होती है, जिसको बोलते हैं लिथोग्राफी मशीन, जो सेमीकंडक्टर का सर्किट लिखती है, वो मशीन का एएसएमएल करके जो कंपनी है, वो डच कंपनी है और उनके पास एक काफी हद तक मोनोपोली है उसके बारे में। एएसएमएल के यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पर थोड़े से आउटलेट्स भी खोले खोले हैं जहाँ पर प्रोडक्शन की बात चल रही है। एंड अगर आपको अपना सेमीकंडक्टर गेम आगे लेके जाना है, उनके साथ आपको कोऑपरेशन करनी पड़ेगी और वो खुला भी है, वो बोलते हैं हाँ जी करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी मशीन थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार हैं। तो वो डील्स साइन करनी है आपको। अभी भारत के अंदर अगर आप देखेंगे 28 एमएम की चिप्स बननी शुरू हो चुकी हैं। एंड 28 देखिए सर, जो 2 एमएम, 5 एमएम, 7 एमएम की चिप्स होती हैं, वो बड़ी हाई एंड चिप्स होती हैं। तो अगर 100 चिप का रिक्वायरमेंट है किसी का, 90 से 95% 28 एमएम की रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक चिप्स होती हैं। एडवांस चिप की रिक्वायरमेंट छोटी होती है, लेकिन एडवांस चिप मिलती नहीं है, तो उसका वो रेयरिटी जो होती है ना, वो आपको फिर पंगे करती है। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। आप देखेंगे आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर ने 2-3 चिप्स निकाली थी, जहां पर वो अश्विनी वैष्णव साहब की लेके खड़े हुए थे वहां पर थोड़े टाइम पहले। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। बट एएसएमएल की जो ये लिथोग्राफी मशीन्स हैं, ये यूनिक चीज है दुनिया के अंदर, और उसका आपको इधर पे वो चीज चाहिए। तो थोड़ा बहुत उनको कुछ देना पड़ेगा हमको। थोड़ा आप सपोर्ट करोगे उसको, थोड़ा चीजें बेचोगे, थोड़ा ये सब करोगे, आप इनसे वो चीजें लोगे। तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का उस जगह पे होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर देखिए, जी, जिस तरह की दुनिया उभर रही है, उसमें आप किसी पे डिपेंडेंट बेसिक चीजों के लिए नहीं हो सकते। अब तेल गैस का हमने देखा कि भाई पास में आप एक देश के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो, रशिया के साथ आपका एग्रीमेंट है, यहाँ पर है। अगला आपका टेक्नोलॉजी इज द अगला बड़ा चीज है। तो जिसके अंदर आप देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो जो चीजें चाहिए, उसके ऊपर काम चलने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अगला जो वर्ल्ड ऑर्डर रहेगा सर, ये ट्रेड, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, इन तीन चीजों पे बैठेगा। जो पुराना भी था, बट पुराना जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था, ये जो स्ट्रक्चर उभर रहा है ये डिफरेंट है। जो अमेरिका और चाइना के बीच में भी जो लड़ाई है, वो इसी के लिए है, एनर्जी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। तो या तो आप उस लड़ाई में कूद जाओ, या आप अपना काम करो। बिल्कुल। तो मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है कि यार अपने आप करते हैं इसको, जितना हम लोग अपने आप कर सकते हैं उतना तो करो, और उसके बाद दूसरे देशों का हेल्प लो।
टू बिल्ड अप आवर ओन स्ट्रेंथ। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूं सर, आप ये जान के थोड़ी आप हैरानी होगी आपको। कुछ समय पहले मोदी जी और मोदी साहब की गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई चाइना की जो इंडस्ट्री है, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है, वो भारत की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकती है। जो बॉर्डरिंग एग्रीमेंट था, उसमें एक क्लॉज आया कि भाई जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो 10% से ज्यादा नहीं होगी, आप ओनरशिप कर नहीं सकते, और मेन इन्वेस्टमेंट जाएगी मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसको अगर आप थोड़ा सा निकल के देखें, आप चाइना के पैसे से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हो टू रिड्यूस चाइना का डिपेंडेंसी। सही है। लॉजिकली अगर आप उसको देखें तो वही दिखता है ना, कि आपने चाइना को बोला भैया यही इंडस्ट्री है, आप इसमें ही मैन्युफैक्चरिंग में ही डाल सकते हो आप। तो चाइना आज आपको पैसे दे रहा है क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट करनी है और बिल्कुल। प्रॉफिट मिलता है उसको यहाँ पर। तो वो भी बोलता है चल ठीक है यार, जितना ले ले जो भी करना है। तो ये गेम रहता है सर, जहां पर आपको अपनी एक इंडस्ट्री को बड़े ध्यान से खोलना है, जो आपको चाहिए लेना है, और जिस टर्म्स में लेना है वो लेना है। खुला मतलब अगर आप खोल दोगे तो फिर तो बैंड बज जाएगी आपकी। सही। तो किस स्ट्रक्चर में आप इनको अंदर लोगे वो चीज है। अब यही चीज आप नेदरलैंड के साथ कर रहे हो कि यार इसकी रिक्वायरमेंट है हमको, आपको रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की, आपको अपनी मशीनें और बेचनी है, तो जी हम मैन्युफैक्चर करेंगे आपके लिए, जो आपको चाहिए हम करेंगे, नो प्रॉब्लम, बट आप क्या दोगे हमको उसके अंदर? तो आपको फिर कुछ चीजें मिल जाएंगी कि अच्छा ठीक है, आप ये वाली टेक्नोलॉजी हम आपको दे देते हैं। पूरा तो कोई देगा नहीं सर। तो अगर 100 में से टेक्नोलॉजी है, उसमें से आपको अगर 70 भी मिल जाती है, 3 पे आपको अपने आप रिसर्च करना ही करना पड़ेगा, 30 में तो वो चल रही है साथ में। इसके ऊपर ये जो चीजें होती है वो आपको एक बूस्ट देती हैं। तो आप वो चीजें होती हुई देख रहे हैं सर। और अभी 3 और देशों की यात्रा है, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। जी, इटली में सर पोर्ट की बात है, जो आईमेक का मैंने आपसे पहले बात करा था, पहले वो खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे वापस। जी। आईमेक का गेम है, वहां पर चल रहा है। इटली को अगर आप देखें सर, उसका मैप देखें तो एक जूते की तरह लगता है, एक टांग जिसने जूता पहना हुआ है। अब वो मेडिटेरेनियन में बैठता है, उसका इतना वहां पर पोर्ट्स, इतने पोर्ट्स हैं, छोटे छोटे चारों तरफ भरे हुए हैं उसके। तो अगर आप यूरोप का मैप देखें, ग्रीस ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है, एंड ये जो अलेक्जेंड्रोपोली मैंने आपको बताया है, ये टर्की के डियोडनल स्ट्रेट्स के साथ में पड़ता है एकदम। तो यहाँ पर टर्की रोएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये टर्की बहुत बुरी तरह रोएगा अगर आपके पास ये पोर्ट आएगा। और उसके लिए बैकअप भी आप बना रहे हो इटली में, तो यूरोप को आप 2 जगह से अंदर घुस सकते हो। अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट का ट्रेडिंग तो रहेगा, बट एक जियो स्ट्रेटेजिक महत्व भी रहेगा, जहां पर आप टर्की को भी थोड़ा सा बोल सकते हो, भाई साहब अगर आप सोचते हो कि यहाँ पर ड्रोन की फैक्ट्री बनाओगे तो मैं चुप रहूंगा, वेल हम लोग भी वो गेम खेल सकते हैं। हम ग्रीस को हथियार बेचते हैं, आर्मेनिया को हथियार बेचते हैं। तो अगर आप सोचते हो हम नहीं कर सकते वो चीज, हम भी कर सकते हैं। या तो लाइन पे आके बात करो, नहीं तो चलने दो। और यहाँ पर अमेरिका का भी एक इंटरेस्ट रहेगा और रशिया का भी इंटरेस्ट रहेगा कि यार टर्की को थोड़ा सा, बिकॉज टर्की ना सर चारों तरफ से खेलता है। इजराइल भी खुश होगा। ठीक है, तो टर्की चारों तरफ से खेलता है, तो उसको दबोचने के लिए वहां पर वो भी चीज है, और वहां पर एक आपका इकोनॉमिक वैल्यू भी है। इटली में यही चीज है सर। दूसरा क्या है सर, प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन जो है, प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है, वो अब जाने वाले हैं। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर एक बड़ी स्ट्रांग लीडर है मेलोनी, जो शायद से यूरोपियन यूनियन की एक बड़ी लीडर बन के उभरेंगी, और उनका पॉपुलैरिटी देश के अंदर काफी ज्यादा है, तो उनका री इलेक्शन होने के काफी चांसेस भी हैं। जर्मनी में मेयर्स और ये लोग जो चांसलर मेयर्स हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी खराब है। अब आप केयर स्टारमर को देखिए यूके में, ऑल्दो वो यूरोपियन यूनियन में नहीं बैठते, पर उनके ऊपर तो अभी वो रेजिग्नेशन का पूरा गेम चल रहा है। हाँ। तो सॉरी, ईस्टर्न यूरोप में आप बात कर रहे हो, नेदरलैंड और ये सब लोगों से, इस तरफ की आपको करना पड़ेगा।
बिल्कुल। अब आते हैं नॉर्थ में। जो आपने बात करी सर, जो 3-4 नॉर्डिक कंट्रीज हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, उस रीजन के अंदर बहुत सारी एनर्जी है सर। और जैसे-जैसे जो आर्कटिक की बर्फ पिघलती है, वहां से एनर्जी निकालना बड़ा क्रिटिकल रहेगा। आपके लिए एक जो रूट है आपका, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक का जो रूट है, जो ईस्ट से आता है, और रशिया के साथ जो आपने रिलोज एग्रीमेंट करा है, जहां पर आप रशिया के जो नॉर्दर्न आर्कटिक के बेसिस को यूज कर सकते हो, अगर आपको वहां से चीजें लेके आनी है तो वहां पर आपको सेटअप चाहिए होगा। तो रशिया से भी आप ले सकते हो और यहां से भी आप एनर्जी की बातें करोगे, तो इसमें एनर्जी आएगा, डिफेंस आएगा, साइबर स्पेस आएगा, ये सब चीजें, वो जो स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स होते हैं सर, वो सारी चीजें यहां पर करी जाएंगी। जो ये जो प्लान आपका गेम चल रहा है, ये आर्कटिक रूट के लिए चल रहा है। अगर आप इसको देखें, सेंट पीटर्सबर्ग जो है नॉर्थ में रशिया के, अगर वहां से आपको ये नॉर्दर्न रूट से उधर पे जाना है, ये 7,000 किलोमीटर कम पड़ता है आपको। अगर आप इस तरफ से ईस्ट, इस तरफ से जाते हो, रेड सी की तरफ से घूम के जाते हो, 7,000 किलोमीटर कम पड़ता है आपको। तो जो करीब करीब 15 से 21 दिन का फर्क पड़ जाता है आपको वहां से सामान लाने में। तो जो रूट शॉर्टनिंग होगा, जो टाइम शॉर्टनिंग होगा, उससे आपका सामान सस्ता और होगा, सही है। इंश्योरेंस कम पड़ेगी, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगा, ये सब कुछ होगा। तो अगर ये जैसे रूट खुल रहा है, तो वहां पर आपको ऑलरेडी बीज बोने पड़ेंगे, अपने वहां पर सेटिंग वेटिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को सेट करना पड़ेगा। एंड देखिए सर, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, ये जो जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट जगह हैं, उनके अंदर आपको जाके एग्रीमेंट्स करने होंगे। तो वही आप देखते हैं यहाँ पर, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पर दुनिया में एक स्ट्रेस है। तो होगा क्या सर, मैं सही में बोलूं, बोलते हुए थोड़ा खराब लगता है, बट आप इनका थोड़ा सा फायदा उठा सकते हो। बिल्कुल। तो ये गेम है सर। और आखिरी में मैं वापस यूएई लौटता हूँ। जो दिखाई दे रहा है वो तो सबके सामने है। कुछ ऐसा भी है जो दिखाई नहीं दे रहा है और हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं, खबरों में आई हैं, जिनकी पुष्टि तो नहीं हुई है, कि बेंजामिन नेतान्याहू ने एक गुपचुप यात्रा की या वहां पर कुछ सामग्री भिजवाई है, उसको कुछ एयर डिफेंस सिस्टम भिजवाए हैं। तो क्या कुछ पर्दे के पीछे भी चल रहा है? सर देखिए, जो अगर इसको आप थोड़ा सा अगेन देखेंगे डिफेंस के हिसाब से, यूएई को एक चीज दिखती है कि यार अमेरिका, ठीक है, अमेरिका यहाँ पर रहेगा, बट कुछ अपने आप भी कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी हमको, हम ऐसे नहीं रह सकते, वाट लग जाएगी हमारी। और ईरान जिस तरह से बिहेव कर रहा है, अभी आप देखेंगे ब्रिक्स के टाइम पे यहाँ पर दोनों फॉरेन मिनिस्टर के बीच में झगड़े हो रहे थे दिल्ली में। वो एक कोई ट्वीट डाल रहा है, एक कोई ट्वीट डाल रहा है, वो वहां से उनका कुछ स्टेटमेंट आ रहा है, यहाँ से कुछ स्टेटमेंट जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया। और आईआरजीसी का जो अ, अगर आप देखें, एक इंडियन शिप को गिरा दिया उन्होंने, मानते नहीं है हमने करा है, बट और कौन करेगा वो सब। तो अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं दे आर उनको ये समझ में आ रहा है कि यार कहीं ना कहीं अपने आप को भी बचाना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटी भी होनी पड़ेगी। अब उसके लिए उनके पास ऑप्शंस क्या है? अमेरिका है, जो उसके ऊपर इतने सारा अभी प्रेशर है, तो कितना वो डिलीवर कर सकता है, नहीं कर सकता, छोटी छोटी चीजों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में वो देखता है। और अमेरिका इस रीजन में है लेकिन नहीं है। चाइना है, चाइना का सामान तो चलता नहीं आधा टाइम। रशिया है, अब रशिया से अगर आप चीजें लोगे तो अमेरिकन का जो अमेरिका का सामान है उसके साथ लिंक नहीं होगा वो। सही है। सो बेस्ट ऑप्शन है कि भाई इसराइल से लो। अब इसराइल और भारत के बीच में भी एक डिफेंस कोऑपरेशन है, जहां पर अगर आप देखेंगे सर, बराक 8 जो आपकी एयर डिफेंस मिसाइल है, आपका जो ड्रोन्स हैं, आपके एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, आपके रेडार्स हैं, काफी सारी ये जो कैपेबिलिटी है, ये जॉइंट प्रोडक्शन में होती है, जॉइंट डेवलपमेंट करी है इंडिया और इसराइल।
भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है सर। उसके पास टेक्नोलॉजी है बट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो आप बीच में आते हो एनसेस, भैया हम बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? सही है। तो एलबीएट सिस्टम्स और ये इतने सारे जो यहाँ पर इंडिया में कंपनीज खुली हैं, ये सब इजरायली टेक्नोलॉजी को लेके आपने थोड़ा बहुत अपने थोड़ा सा अपना जो ट्वीक्स करे हैं, आपको जो उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने हैं वो सब करके आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो यहाँ पर। तो चाहे जितनी मर्जी डील नेतन्याहू करे, बिना भारत के वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो आपका एंगल वहीं पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तीसरा चीज सर, यूएई को एक चीज पता है कि इजराइल एक बड़ी जबरदस्त पावर है इस रीजन के अंदर। जो ये आधे बोलते हैं ना डेथ टू इजराइल, ये हो गया है, इसका गेम हो गया। हिजबुल्लाह की बैंड बजा दी, हुटीज ठीक है अभी साइड में चुपचाप बैठे हैं। 3 महीने हो गए सर, एक चीज नहीं करी उन्होंने, एक रॉकेट फायर करी अभी तक। ईरान की बैंड बजी हुई है। आईआरजीसी कितना टाइम लास्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, वो तो चल रहा है। तो वो भी देखता है कि यार कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। और आप देखिए सऊदी अरेबिया ने भी करा है, क्या करा, पाकिस्तानी बुला लिए। अब यूएई वो नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तानियों को देखिए सऊदी अरेबिया बेवकूफी कर रहा है ये सब करके। पर चक्कर क्या है, सऊदी अरेबिया ना इजराइल को मानता है, रिकग्नाइज नहीं करता, तो उससे बात भी नहीं कर सकता। आप बंदे तो नहीं भेजोगे सऊदी अरेबिया। सही है। तो इस्लामिक नेटो की बातें करते हैं सऊदी, टर्की और पाकिस्तान के साथ। यूएई को पता है कि यार अगर ये बेवकूफी होगी, मेरे को भी अपने आप को सेट करके रखना है, तो वो ऑपोजिट कैंप में जाता है। यूएई के इंटरेस्ट रेड सी के अंदर भी हैं। तो रेड सी में अगर आप देखें, जो सूडान है, इथियोपिया है, सोमालीलैंड है, इसके अंदर यूएई इजराइल दोनों के कंबाइंड इंटरेस्ट है कि उस रीजन को खुला रखा जाए। एंड सदर्न रेड सी को पूरी तरह से ये लोग डोमिनेट करते हैं। अब इससे आता है चैलेंज सऊदी अरेबिया को भी। जी। तो यूएई को एक चीज दिखती है कि साहब ये सऊदी वऊदी तो कहाँ हेल्प करेंगे, इंडिया इजराइल से बात करो। तो अपने आप को अगर वहां पर सॉलिड रखना है तो आप इजराइल से बात करो बैक एंड पे, इंडिया से फ्रंट एंड पे। सही है। ये स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको दिखता है बाहर से। आदि जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा तबीयत ऊपर नीचे है। नहीं नहीं, इसके बावजूद आप जुड़े, ये बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार।